ये तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और ये बाइट ग्रुप जो हमारा बिल्ड योर टीम ग्रुप है, इसका ये सेकंड सेशन है। फिर लास्ट सेशन हमने रखा था जिसमें जीवन उत्सव के कुछ सेलिंग पॉइंट्स हमने बात की थी, और कुछ पोस्टर्स पे हमने बात की थी। और अब आज का जो टॉपिक है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, ये बड़ा ही एक मतलब प्रॉमिसिंग फील्ड है, जो मुझे लगता है कि इसमें हमको अच्छा बिजनेस मिल सकता है। कुछ एजेंट हमारे स्पेशली, सभी एजेंट्स को ये सूट नहीं करेगा, लेकिन कुछ एजेंट्स जो कॉर्पोरेट में या किसी कंपनियों में जाते हैं, काम करते हैं, उनको ये सूट करता है। कई लोग पूछते भी हैं, और हम आनंदा करते हैं तो आनंदा में अब सभी एजेंट देख के पूछते हैं, सर ये जब हम ये ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो पूछता है इज दिस प्रपोजल फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, यस और नो, तो उस पर नो करते हैं। तो अब लगभग सभी एजेंट पूछते हैं कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम है क्या। और सच पूछे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। और हमारे डिवीजन में कई साथी हैं जो इस पे अच्छा काम करते हैं, और डिवीजन में हमारे संदीप सोनी जी, इन्होंने इनकी पकड़ इस स्कीम पे काफ़ी अच्छी है। और एक अभी हमने बात करी थी तो इन्होंने एक बढ़िया केस करा हुआ है। अभी हाल में ही कोई अच्छा प्रीमियम भी लेकर आए हैं। एक और दो और साथी थे हमारी डिवीजन के अंदर, और वो एक साथी की आज यूनिट मीटिंग चल रही है इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। और एक और साथी हैं, और उनको उन्होंने बड़ा केस तो कर लिया, लेकिन वो भूल गए क्या कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमने आमंत्रित किया था सबको कि कोई भी अपना नॉलेज, कोई भी इस पर अपना प्रैक्टिकल ज्ञान, जो सिंपल आसान शब्दों में विकास अधिकारी को और एजेंट को समझ में आ जाए कि भाई ये रिक्वायरमेंट होती है। जो चार पांच पॉइंट हमने बताए हैं उस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों को हम दे सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा हम बता सकते हैं कि ये स्कीम के तहत अगर आप पॉलिसी करवाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ का तो क्या आपको फ़ायदा होगा। एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा बता सकते हैं, कौन कौन से प्लान उनको भेज सकते हैं, और क्या जो कौन कौन सी संस्थाओं को हम अप्रोच कर सकते हैं जिससे हम अपना बिजनेस इस साल और बढ़ाएं। तो संदीप सोनी जी, जो जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी इनको नॉलेज है और इस फील्ड में उन्होंने काम भी किया है, तो आज मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ श्री संदीप सोनी जी को। आप आएं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के ये पॉइंट्स बताएंगे, इन पॉइंट्स पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको क्लैरिफाई करें। थैंक यू। थैंक यू मानवेंद्र जी। और आप सबका आज सोनी संडे जी। की हाँ, संडे की इस सुबह में सबका स्वागत है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पिछले कई सालों से मेरे साथ चल रहा था और मैं इसको स्टडी भी कर रहा था। और इवन अलग अलग जो लोग हमारे डिवीजन में या हमारे एलआईसी के अंदर जो डेवलपमेंट ऑफिसर इसको ऊपर थे, मैंने उन लोगों से डिटेल में चर्चा भी की कि किस तरीके से जो है इसको हम कर सकते हैं। तो शुरू में एक डर लगता था कि भाई हाँ, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय शायद बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन जब आप करते हो तो इसके कुछ बड़े सिंपल से पॉइंट हैं जो कि आज मैं आप लोगों को इसमें शेयर करूंगा। और आप लोग इसके अंदर एक पीपीटी मैंने अभी गिलानी जी से शेयर किया है, अगर वो शेयर हो सके तो हम बीच बीच में चलते रहेंगे। अदरवाइज मैं वर्बली आप सोनी सबको जी, बताता मुझे हूँ। 5 मिनट दीजिए, बस मैं वो पीपीटी शेयर कोई कर बात लूँ। नहीं, वो कर लेना, कहाँ कोई नहीं, तब तक जैसे मैं आप बोलेंगे जनरल। मैं शेयर कर दूंगा। हाँ। तो उसके अंदर क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर आप किसी भी कंपनी में आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दे सकते हो जिसमें कम से कम 5 एम्प्लॉय हो। ये हमारे एक सर्कुलर बोलता है कि 5 एम्प्लॉय मिनिमम होने चाहिए। अब कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी आपको पता है कि 4 5 तरह की होती है। एक होता है प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कि एक इंडिविजुअल आदमी ओन कंपनी है, मिस्टर सो एंड सो एंटरप्राइजेस करके। मैं आजकल ये मैक्सिमम आपको अपने मिलेगी। तो ये प्रोप्राइटरशिप में होती है, जो एक करंट अकाउंट खोल के वो होता है। इवन आपके घर के आसपास जितने थोड़ी मोटी जो दुकानें भी होती हैं, जो थोड़े बड़े स्टोर्स भी होते हैं, जिनमें 2 5 10 लोग 15 लोग जो है सेल्समैन की काम कर रहे हैं, ये सब उसके अंदर आते हैं। और जब किसी का काम थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो कई बार पार्टनरशिप में चला जाता है। तो पार्टनरशिप में भी अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो पार्टनरशिप हो जाएंगे, चाहे उसमें 2 हो 4 हो 5 हो। थर्ड, प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उससे ऊपर का
पार्टनरशिप के बाद नेक्स्ट जो कंपनीज का आता है वो पार्टनर आपका प्राइवेट लिमिटेड आता है। और लास्ट जो पब्लिक लिमिटेड, वो तो एक बड़े स्केल में चला जाता है, जो बड़े कॉर्पोरेट होते हैं। अब जहां तक बात है बड़े स्केल में जाने की, वहां अभी हम लास्ट में जाएंगे। वो तो एक एजेंट का कहाँ तक पहुंच है, वो किस कॉर्पोरेट तक एंटर कर सकता है। लेकिन जो इजी एक्सेस है, वो इजी एक्सेस आपके पहले तीन चीजों में है। आपका प्रोप्राइटरशिप में बहुत इजी एक्सेस है कंपनीज का, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास वही है। सेकंड, पार्टनरशिप, जगह जगह पार्टनरशिप फॉर्म बनी हुई है आपके। इवन रियल एस्टेट के अंदर किसी ने छोटा सा भी प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करना है, तो दो पार्टनर मिलकर एक फर्म बना लेते हैं। और उसके बाद उसके काम करते हैं। उनके अपने दो चार पांच लोग जो है उसके अंदर एम्प्लॉयज भी होते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड में अगर थोड़ी सी कोई फैक्ट्रियां हैं, कोई और ऑफिसेज हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयज होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम इसमें क्या करते हैं, आज की डेट में हो क्या रहा है कि जब हम क्लाइंट को कोई टैक्स का बेनिफिट बताते हैं ना, तो सबसे पहले वो यहाँ पर आती है कि भाई एटीसी तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो एटीसी बुरी तरह पिट भी चुका है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि एटीसी में कुछ ज्यादा बेनिफिट रहा नहीं, ना उसके अंदर कोई ज्यादा बेनिफिट लेने वाले लोग बचे हैं। तो अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, क्योंकि जब मैंने स्टडी किया तो मुझे देखा कि जो टाटा हो गया या कुछ और बड़ी कंपनीज हो गई, इवन हमारे कुछ बड़े एजेंट जो सीओटी टीओटी करने वाले, उन्होंने पैरेलल एजेंसी जो है टाटा में ली। तो उन लोगों के जब मैं डिस्कशन हुई कि भाई आप वहां पर बड़े प्रीमियम एलआईसी में तो बेच नहीं पाए और वहां पर आपने टाटा में बेच लिए, ऐसा क्या, ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है जो वहां पर बेच लिया। तो उनकी बातों से जब मेरे को पता चला कि भाई वो प्रोडक्ट को तो छोड़ो, वो एक कंसेप्ट बेच रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। और वो कंसेप्ट को जब स्टडी करने के बाद पता चला कि वो कंसेप्ट तो हम भी बेच सकते हैं। हम एलआईसी ने, ठीक है, उसको हमारे सीनियर मैनेजमेंट से उसको बहुत ज्यादा कभी प्रमोट नहीं किया, लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान है कि हम, मैंने अपने पीछे एजेंट्स की मीटिंग में भी अपने कुछ एजेंट्स को तैयार किया उसके अंदर, कि आप जब किसी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के पास जाओगे और उसको ये कंसेप्ट समझाओगे कि भाई आप जो है इसके अंदर आप पॉलिसी लो, और आपको जो जो भी प्रीमियम आप दोगे आप अपने करंट अकाउंट से देंगे, अपने कंपनी के फर्म के अकाउंट से पैसा दोगे। तो उसमें भी फिर आ जाता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि जिस भी इंसान की आप पॉलिसी अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर रहे हो, वो उस फर्म के अंदर उसका जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से नीचे होनी चाहिए, और उसके परिवार की शेयर होल्डिंग 71% से नीचे होनी चाहिए। ये दो शर्तें उसके अंदर आती हैं। अब 71% जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें आता है सेल्फ, स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन। ये तीन चीजें जो है उसके अंदर आती हैं। इवन पेरेंट्स वगैरह फैमिली के उसके अंदर नहीं आते। तो मेजर चाइल्ड भी उसके अंदर नहीं आते। सिस्टम, जब हम एक को पॉलिसी करने जाते हैं तो ये चीजें हमारे सामने अटकती हैं कि भाई अगर फैमिली का अकाउंट है तो कैसे करेंगे। अभी कल परसों एक डिस्कस हो रहा था गिलानी जी से कि एक ऐसा ही केस किसी का आया कि भाई जिसमें प्रोप्राइटरशिप थी और वो उसने अपनी बेटी के नाम से लेनी थी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको लगता है कि किसी को इस पॉलिसी के अंदर, इस स्कीम के अंदर लेके आना है, और उनका किसी फैमिली मेंबर के नाम से ही डालना है, तो वहां पर उसको एक साल से जो है उसको कम से कम ऑन पेपर एम्प्लॉय दिखा दो, जो कि आसान हो जाता है। सैलरी दिखानी शुरू कर दो, क्योंकि एलआईसी सिर्फ सैलरी मांगती है कि भाई आप क्या सैलरी दे रहे हो। जरूरी नहीं है कि फॉर्म 16 मांगना है, फॉर्म 16 की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि छोटी फॉर्म में नहीं है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो फॉर्म है उसकी बैलेंस शीट जो है उसमें प्रॉफिट हो। तीन चीजें इसके अंदर बड़ी आसान सी हैं कि कंपनी को बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, आप कैसे कन्विंस कर सकते हो, उसके ऊपर जो है वो सारी चीजें आपकी बात चलती है। कंपनी के, जब आप कंपनी मतलब किसी भी आदमी के पास जब जाके उसको ये समझाते हो कि सर आपने, आपके जो ये 4 एम्प्लॉयज हैं, 5 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं या 50 एम्प्लॉयज हैं, उनमें से आप पिक एंड चूज कर लो कि किसको आप ये पॉलिसी देना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि 100% को देना है, ऐसी कोई एलआईसी की कंडीशन नहीं है। आप कुछ भी, एक को दे सकते हो, दो को दे सकते हो, चार को दे सकते हो, कुछ को भी पिक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग जो है प्राइवेट कंपनीज में बहुत फास्टली कंपनी चेंज कर देते हैं। आज आप एक के पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है,
उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलरी कहीं और मिली नहीं तो एकदम से छोड़ के चला जाए। तो अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय को अपने अपने साथ जोड़ के रखना है, तो सर आप एक LIC के एक स्कीम का एक उसके नाम से ले लो। चाहे भले ही उसकी जो भी सैलरी आप रख रहे हो, 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड है, 2 लाख से लेके अनलिमिटेड जो भी आप 10 लाख 50 लाख करोड़ों में जिस लेवल का वो एम्प्लॉई है, या अगर खुद के नाम से भी लेनी है तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। अभी मैंने जो केसेस किए हैं उसमें मैंने ऐसे ही उसको किया, वो आगे डिस्कस करता हूँ। तो क्या है कि वो एम्प्लॉय कि जब वो इंश्योरेंस कराएगा तो उसके साथ एक कंडीशनल असाइनमेंट एक कर लेगा। कंडीशनल असाइनमेंट का मतलब है कि भैया जब तक तुम मेरे पास रहोगे इसका प्रीमियम मैं पे करूंगा। जिस दिन तुम LIC सॉरी मेरी फर्म छोड़ के जाओगे तो ऑटोमेटिकली इसका प्रीमियम आगे तुम ही दोगे। मेरा लेना देना उस दिन तक है जिस दिन तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। तो एक एडिड एडवांटेज हो जाता है उस एम्प्लॉय के लिए कि भाई ठीक है, मैं इस कंपनी में जुड़ा हूँ, मुझे ये एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। अगर 2 लाख 2 लाख रुपए का भी सम एश्योर्ड की आप बात करो तो 12 हजार तो मिनिमम, 12 13 हजार पे मिनिमम प्रीमियम जाता ही है, एक मिनिमम की बात करते हैं। और अगर आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी प्रीमियम पे करते हैं तो इसमें आप उसी तरीके से आप बड़े प्रीमियम भी निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ लाइव इसमें बड़ी अच्छी निकलती है। और मोड ऑफ प्रीमियम आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली है। तो बहुत सी फर्म मंथली भी रखना चाहते हैं कि ठीक है उनके करंट अकाउंट से चलता रहे उनके उस हिसाब से। तो और ये चीजें हो जाती है मैनेज। क्वार्टरली भी रख सकते हैं कि अगर इकट्ठे फंड कई बार नहीं अरेंज होते फर्म के पास। रिक्वायरमेंट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 3 तरह के फॉर्म लगते हैं, और उसमें से भी मेजर 2 ही तरह के फॉर्म है। एक बोर्ड रेजोल्यूशन और एक क्वेश्चनियर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। वो मैंने शेयर किया है इस सेशन के बाद जो है इस ग्रुप के ऊपर सोनी आपको जी सारे शेयर एक डाल बार कर दें। दूं रिपीट क्या रिपीट कर पीपीटी दीजिए, आपके रिपीट लिए? कर दीजिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? वो पीपीटी रिपीट शेयर कर कर दूं दीजिए। क्या आपके लिए? हाँ कर देना, कर दो कर दो। नहीं नहीं, ठीक है, पीपीटी अभी शेयर कर दूं यहाँ पे? कर दो साथ साथ कर दो, क्योंकि कई ठीक है सर। पॉइंट जनरली याद नहीं रहते तो उसको पढ़ के ध्यान में आ ठीक जाते है सर, हैं। ठीक है, अभी कर सोनी दूं। जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार ना जो 3 फॉर्म है एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये 3 फॉर्म है जो, एक फॉर्म है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन टाइप होता है कि भाई इसके अंदर किसको ऑथराइज करना है साइन करने के लिए। सेल्फ भी हो सकता है, और जहाँ प्रोप्राइटरशिप होगा वहां तो खुद ही होगा। ठीक है ना। और उसके अलावा अ, उसी के अंदर डिटेल लिखी जाती है कि किस एम्प्लॉय के नाम से आप कितने का सम एश्योर्ड ले रहे हो, किस प्लान के अंदर ले रहे हो। किसी भी प्लान के अंदर आप उस पॉलिसी को ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक जमाने में की मैन और पार्टनरशिप इंश्योरेंस बहुत चलती थी, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस ऐसी आई कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप टर्म पॉलिसी आप बेच सकते हो, जिसके चलते वो स्कीम जो है इतनी फ्रूटफुल हमारे लिए नहीं रही। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आप सबको पता है कि भाई पास कराना या उसकी बाकी चीजें और उसका कितना प्रीमियम जनरेट होता है, उससे ज्यादा हमारी तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर आप सोनी जी किसी स्क्रीन भी, नजर आ रही है सबको? हाँ, अगर चल। सबको आ रही है तो चैट के ऊपर यस लिख दें। ठीक है ना। आ रही है जी, आ रही है। ठीक है। हाँ, तो सॉरी कहाँ थे हम। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई इमीडिएट किसी भी आप कंपनी में जब आप बात करते हो तो कोई भी प्लान आप बेच सकते हो। हमारे जितने भी प्लान इस समय LIC के पास हैं, चाहे वो टर्म पॉलिसी तो एक बेसिक है, उसके अलावा 736 बेचना है, 733 बेचना है, या आपको जीवन आनंद बेचना है, जीवन उत्सव बेचना है, मतलब जो भी प्लान आप हमारे LIC के पास है वो आप प्लान जो है उस पे बेच सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसका पैसा जो कंपनी जो है वो डेथ के ऊपर उस एम्प्लॉय की ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली को ही जाएगा, उसके अलावा किसी को नहीं जाएगा। क्योंकि डेथ के ऊपर की मैन में क्या होता है कि की मैन में और पार्टनरशिप में, अगर यहाँ बैठे लोगों को अगर आइडिया होगा जिन्होंने की होंगी, कि उस समय उसमें क्या होता है कि पैसा कंपनी के पास आता है और कंपनी बाद में उसकी फैमिली को, अपने एम्प्लॉय की फैमिली को देती है। इसमें डायरेक्टली LIC की तरफ से जो है पैसा उसकी फैमिली को जाएगा।
अब कंपनी को कहती है मेरे क्या क्या फायदा होता है, भाई आपके तो ऑलरेडी एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाएंगे। तो जब सेक्शन 37(1) के अंदर आपके एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाएंगे इनकम टैक्स में, तो उसका मतलब है कि जो छोटी कंपनीज हैं उसमें 32-33% से लेके, और बड़ी कंपनियां जो है 40% तक एक्सपेंस में चले जाती हैं। तो 32% से लेके 40% तक आपको तो एक्सपेंस ट्रीट हो गया, तो आपका तो नेट प्रीमियम वैसे ही कम हो गया। उसके अलावा जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कहाँ नुकसान होगा कि भाई नुकसान कह रहा हूँ, सॉरी, बेनिफिट कहाँ होगा कि जो प्रीमियम उसको आ रहा है वो उसके परक्विजिट में ऐड होगा। परक्विजिट आपको पता है, जैसे हमारे भी कई जो एलआईसी की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं हमारे परक्विजिट में ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे परक्विजिट में ऐड होगा, लेकिन एज वेल एज उसी एम्प्लॉय को एटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि वो परक्विजिट जो पैसा उसको मिला है, वो 50,000 प्रीमियम जो है कंपनी ने उस एम्प्लॉय के लिए पे किया, और 50,000 उसके परक्विजिट में ऐड हुआ, लेकिन 50,000 उसको डायरेक्टली नहीं मिला क्योंकि 50,000 एलआईसी के अंदर जमा हुआ है। तो वो 50,000 जो है वो उसके ऊपर एटीसी का बेनिफिट साल के एंड में लेगा। तो वहां पर उसको ऑटोमेटिकली उसको एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल जाता है, अलग से सेविंग करने की जरूरत नहीं है उसको एटीसी की। तो ये बेनिफिट जो है वो सभी एम्प्लॉयज के लिए वो रहता है। प्लस इसके अंदर एक जमाने में जब शुरू में ये स्कीम आई थी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थी कि भाई फॉर्म 340 भरना है और एब्सोलूट असाइनमेंट करनी पड़ती है। अब वो चीजें नहीं है, हमारे पास एक ऑप्शन वन आती है। ऑप्शन वन में अगली स्क्रीन पे चलना इसमें, द टैक्स बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये मैंने बता दिया। हाँ, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीमियम पेड बाय द कंपनी विल क्वालिफाई एज एलिजिबल बिजनेस सेक्टर अंडर सेक्शन 37(1). ठीक है ना। और डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री रहेगा, मेच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी, दोनों ही टैक्स फ्री रहेंगी इसके अंदर सेक्शन 10(10)(d) में। तो थोड़ा स्लो, हाँ। अच्छा। तो अब क्या है कि जब इसके अंदर कोई भी पॉलिसी बेचते हैं, और ऑलरेडी उसको बेनिफिट, पुराने टाइम में क्या होता था कि हम 340 नंबर फॉर्म के साथ एब्सोलूट असाइनमेंट करते थे। अब एलआईसी ने इसके अंदर थोड़ी सी पिछले कुछ 1.5-2 साल पहले कुछ चेंजेस लाए थे कि भाई 300 नंबर फॉर्म भी आप भर सकते हो, जो कि मेरे को ये लगता है कि 300 नंबर फॉर्म भरना कंपैरेटिवली आसान है। और आपने सिंपल 300 नंबर फॉर्म भरना है, उस एम्प्लॉय ने साइन करने हैं, और आपको एब्सोलूट असाइनमेंट की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक कंडीशनल असाइनमेंट भी तभी आप कर सकते हो जो आपकी वर्बल एक वो है कि भाई आप मेरे साथ इतने साल तक रुकोगे तो मैं आपको जो है ये इसका बेनिफिट दूंगा। और कंडीशनल असाइनमेंट के अंदर कुछ कंपनीज ने, मेरे को पिछले दिनों ये भी पता चला, एक और हमारे मित्र है जो इसमें है चंडीगढ़ डिवीजन में, तो उनसे मेरी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें एक कंपनी क्या करती है, कुछ लंबे टाइम में रुकने के लिए उनके ऊपर जैसे बॉन्ड साइन होता है, अब ये बॉन्ड की तरह उसको यूज करते हैं कि भाई तुम मेरे साथ जो है अगले इतने साल तक रुकोगे तो इसका बेनिफिट दूंगा, अगर उससे पहले छोड़ के चले गए तो इसके जो सरेंडर वैल्यू भी जो है वो मैं ही लूंगा, कंपनी। तो वो एक कंडीशनल असाइनमेंट की तरह एक एग्रीमेंट है, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय की, कि उन्होंने किस तरह की अपने अंडरस्टैंडिंग के वो कंडीशनल असाइनमेंट की लैंग्वेज रखनी है। तो वो कोई एलआईसी ने फिक्स नहीं कर रखी, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है आप गाइड कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको हम एनकैश कर सकते हैं अपने उस क्लाइंट के साथ डिस्कस करते वक्त, कि सर आप अपने कोई भी कंडीशन जो है इम्पोज कर सकते हो अपने एम्प्लॉय के साथ। एज वही 18 साल से ऊपर आप किसी को भी दे सकते हो। अब जब इसके अंदर पॉलिसी को करना कैसे है, मैं थोड़े से इसके अंदर वो आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की स्कीम को पास करवाना है, और ये इसको पास करने की अथॉरिटी है डिवीजन के पास। लेकिन डिवीजन तभी करेगा जब उसके साथ आप एक कम से कम एक प्रपोजल आप दोगे। उसमें आपने 2 पेपर लगाए, जो मैंने आपको फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जो एक बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया या कंपनी का रेजोल्यूशन हो गया। सेकेंडली उसके साथ एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्वेश्चनियर होगा, ये 2 चीजें लगेंगी। और उस कंपनी की बैलेंस शीट लगेगी। ये देखिए, ये ऑप्शन वन मैंने आपको, ये जो अभी मैंने बताया है, ये स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है कि फॉर्म 300 भरा जाएगा,
और 3 नंबर कॉलम के अंदर पॉइंट में क्लियर लिखा, नो फर्दर असाइनमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन दिस केस। बस एक एम्प्लॉयर को स्टेटमेंट देनी है, वो तो रूटीन की बात है कि भाई प्रीमियम मैंने पे करना है। उस केस में क्या है कि कंपनी की 3 साल की बैलेंस शीट आएंगी, और बैलेंस शीट के साथ एक प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल जो डिवीजन के लेवल का हो, वो प्रपोजल आपने एक साथ में जमा कराना है। डिवीजन इसको स्क्रूटनी करेगा कंपनी को, और स्कीम को अप्रूव कर दे कि हाँ, इस स्कीम को जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर इस कंपनी को हम अलाउ करते हैं। जब भी आप किसी को दोगे, वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो स्कीम एप्लीकेबल रहेगी, याद रखना। मान लो अगर किसी को आपने अप्रैल मई में किसी फर्म को आपने अप्रूव करा लिया डिवीजन से, तो आप अगले मार्च तक जो है उसमें किसी भी एम्प्लॉय का करोगे, तो आपको बार बार वो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लास्ट बैलेंस शीट के बेस के ऊपर इसको आपने अप्रूव करवाया है। आज अगर मान लो हम जनवरी के महीने में बैठे हैं, तो आज अगर हमने किसी भी स्कीम को करवाया, तो हमारी ये 31 मार्च 2026 तक जो है एप्लीकेबल रहेगी। अगर उसी कंपनी को हम दोबारा करना चाहते हैं अप्रैल 26 के अंदर किसी एम्प्लॉय का, तो हमें दोबारा से एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा डिवीजन से। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच ये है कि अगर आपने पहले शुरू में कोई एक बड़ी कंपनी का इंश्योरेंस कर दिया, जिसमें वो केस जो है जोन लेवल या सेंट्रल ऑफिस लेवल का आ गया, तो अप्रूवल भी आपको जो है जोन या सेंट्रल ऑफिस ही देगा। तो जोन और सेंट्रल ऑफिस कई बार अप्रूवल देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कोशिश करो कि एक पहला केस आप एक छोटा प्रपोजल डालो, जो आपके डिवीजन लेवल का हो, चाहे भले ही ब्रांच लेवल का हो। उसके बाद अगर एक बार आपको अप्रूवल मिल जाता है, फिर जो भी आप प्रपोजल करोगे, वो जिस लेवल का प्रपोजल होगा वहीं पास होगा। अगर सपोज आपने ब्रांच की 30 लाख की पावर है, सिंपल उसके ऊपर, तो 30 लाख तक के केसेस जो है आपके ब्रांच में हो जाएंगे। 10 लाख के अगर आपने 10 केस कर दिए, तो 10-10 लाख के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपके ब्रांच में ही केस पास हो जाएंगे। आपको कोई डिवीजन नहीं जाना, कोई जोन नहीं जाना, कोई सेंट्रल ऑफिस नहीं जाना। तो ये चीजें अपने आप में बहुत अच्छा इसके अंदर है। और इंडिविजुअल का जो इंश्योरेंस है, जब आप करोगे किसी भी एम्प्लॉय का, तो उसकी वैसे ही एसयूसी होगी। अगर उसका कोई पुराना इंश्योरेंस ऑलरेडी विद इन 2 ईयर, भले ही उसने खुद का ले रखा हो खुद, तो ऐसी एसयूसी काउंट होगी जैसे फार्म हम काउंट करते हैं, वही सेम मेडिकल रिपोर्ट्स लगेंगी उसके। और ये ऑप्शन 2 है, ये मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि 340 नंबर वाला जो ऑप्शन है, ये कम यूज करो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है। आप उसके अंदर ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा सकते हो कि वो उसकी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करा सकता एम्प्लॉय, लोन नहीं ले सकता। तो ये चीजें जो है आप अपनी असाइनमेंट के अंदर, जो कंडीशनल असाइनमेंट है उसके अंदर आप ये पॉइंट डाल सकते हो, जो भी पॉइंट बनाने हैं। कोशिश करेंगे एक कंडीशनल असाइनमेंट के कुछ मेजर पॉइंट जो है हम बना के इस ग्रुप पे शेयर भी कर दें, ताकि आप लोगों के लिए एक रेडी रखना टाइप हो जाएगा फ्यूचर में, कि आगे क्लाइंट को क्या आप आइडियाज दे सकते हो, क्योंकि क्लाइंट को तो रेडीमेड आइडियाज चाहिए। सोनी जी, अगर फॉर्म नंबर 300 भरा जा रहा है तो भी क्या जी। कंडीशनल असाइनमेंट हाँ की हाँ जा हाँ। सकती है? यस यस यस, कंडीशनल असाइनमेंट इज डिफरेंट। 340 में एब्सोलूट मस्ट है, 300 हम्म। में एब्सोलूट की जरूरत नहीं है। ओके। 300 में एब्सोलूट नहीं है, 340 के अंदर आप कंडीशनल और एब्सोलूट दोनों चाहिए, बट 300 में सिर्फ कंडीशनल चाहिए। ओके। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 340 भरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अवॉइड करो 340 को भरना। तो 300 ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये चीजें तो हमें पता है ना कि जब दोनों चीजें यूज हो रही है, तो हम आसान वाला रास्ता अपनाएं। ड्राफ्ट बोर्ड रेजोल्यूशन है, ये ऑलरेडी हमारे पास तैयार है, अडेंडम है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक क्वेश्चनियर होता है, जो ये दो ही सोनी जी, फॉर्म थोड़ा लगेंगे। सा थोड़ा सा इंटरप्ट करूं। जी। इसमें हम मोड सारे ले सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, हाँ मंथली? हाँ हाँ, यस यस, सारे मोड ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बताया बीच में अभी कि हम्म। सारे मोड ले सकते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मोड आपको जो है लेना है। और जब हम बेनिफिट की बात करते हैं, देखो क्या होता है कि क्लाइंट से आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम लेके आते हो, क्लाइंट को बोलते हैं जी सर आपको 1 लाख का प्रीमियम आप देते हो, आप अपने परिवार में ही किसी के नाम से लेना चाहते हो, तो क्यों ना आप उसको अपने उस फर्म के अंदर टेम्परेरी एम्प्लॉय दिखा लो। और अगर ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो बस आपको वही स्टडी करना है कि भाई वो एलिजिबल कंडीशंस के अंदर एलिजिबल है या नहीं। वही 70% और 50% और 70% वाला जो फार्मूला है,
ये एक इसी पीपीटी को हम शेयर भी कर लेंगे। इसमें एक शेयर होल्डिंग का एक फार्मूला दिया हुआ है। सोनी जी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। हाँ जी। सोनी जी, ऑप्शन वन में जब फॉर्म 300 नंबर भर रहे हैं तो वहां पे जी एक लाइन लिखी हुई है कि सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर। तो फॉर्म 300 पे एम्प्लॉयर की सिग्नेचर कहाँ करवाएं? ना, 300 नंबर में जरूरत नहीं है। ओके। 300 नंबर में लाइफ इंश्योर्ड के ही साइन होंगे ना, वहां एम्प्लॉयर के साइन ओके। होंगे नहीं कहीं भी। ओके। हाँ, वहां कहीं साइन वो आपको 340 में जरूरत पड़ेगी। 340 में आपको प्रपोजल में फिर वही जो रबर स्टैंप लगा के ऑथराइज सिग्नेटरी की स्टैंप लगा के साइन कराने पड़ेंगे। लाइफ हम्म। इंश्योर्ड के अलग कराने पड़ेंगे। तो आप ये किसी भी एजेंट का काम जो है डबल काम हो जाता है। कई बार ओके। कंपनी के डायरेक्टर अवेलेबल नहीं होते। पता चलता है जी वो 20 एम्प्लॉयज की आप करना चाह रहे हो। अब 20 में अगर आपने 340 नंबर फॉर्म भर दिए तो कितने साइन उस कंपनी के डायरेक्टर को करने पड़ जाएंगे बैठ के। लेकिन उससे बेटर यह है कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने एक एक फॉर्म साइन करना है, वो ज्यादा इजी है। फिर जब आप उन एम्प्लॉयज के टच में आते हो, उनसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के थ्रू करते हो, क्योंकि आप इंडिविजुअल उस एम्प्लॉय का पूरा डाटा भरोगे 300 नंबर में, तो फ्यूचर में उस एम्प्लॉय की इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी आप कर सकते हो। आपका एजेंट एजेंट जो है उस एम्प्लॉय के डायरेक्ट टच में आ गया, उसकी अपनी फैमिली हिस्ट्री उसके पास सारी आ गई, घर में कौन कौन है क्या है सारी चीजें आ गई। तो ये चीजें अलग एक बेनिफिट देती हैं इस स्कीम के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये कि ये सैंपल शेयर होल्डिंग का एक फार्मूला दिया हुआ है कि किस तरीके से इसमें ये हो सकता है। तो फादर की 40% की शेयर होल्डिंग है, मदर की 20% है, मेजर सन है, दो माइनर सन है। तो इस तरीके से एक जो है इसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलना। अभी देखो इंडिविजुअली, अब ध्यान से देखो कि अगर जिस तरीके से वो थी तो घर के चार लोग जो है आपने अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के अंदर क्वालिफाई हो गए। ये एग्जाम्पल आपको ये दिखाता है, क्योंकि 40% था तो दोनों कम हो गए। हस्बैंड और वाइफ की कंबाइंड स्पाउस के साथ मिलके जो है वो 70% से नीचे आनी चाहिए, तो दोनों की 60% बन रही है। तो वाइफ भी क्वालिफाई हो गई और मदर भी क्वालिफाई हो गए। मेजर सन क्योंकि वो काउंट नहीं होते वो भी आ गए दोनों। तो घर के चार लोगों को आपने 80C की बजाय सेक्शन 37(1) में बेनिफिट देते हुए अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो है आपने इंश्योरेंस कर दिया। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम बिजनेसमैन बड़ा खुश होता है जब उसको लगता है कि यार ये पैसा मैं करंट अकाउंट से दे दूं, क्योंकि वो करंट अकाउंट से देना चाहता है। लेकिन हम लेते नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस आपको सेविंग अकाउंट से पैसा लेना है। लेकिन इसमें आप करंट अकाउंट से ले सकते हैं। अब तो चलो जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता, जीएसटी नहीं है। लेकिन जब जीएसटी था तो ये भी एक हमारा एडिड एक हम बेनिफिट बताया करते थे कि सर आपको जीएसटी भी जो है रिइम्बर्स हो जाएगा, तो आपको जीएसटी भी नहीं देना। तो अब वो चीज नहीं है, तो वो चीज अब हो सकता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं इस वाली में मैंने स्लाइड में है या नहीं, लेकिन पहले थी मेरे स्लाइड के अंदर ये। सोनी जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में क्या जो पेंशन पॉलिसीज हैं, जीवन अक्षय जीवन शांति या जी ये दे स्मार्ट सकते हैं। पेंशन, ये भी दी जा सकती है ना? दी सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दी जा सकती दी जा सकती है, और दी जा यूलिप्स सकती वगैरह भी? है। हाँ हाँ बिल्कुल, यूनिट भी दे सकते हो। ठीक। ऑल प्लान्स इसके अंदर इन्वॉल्व। सर प्रोप्राइटरशिप में कैसे देंगे? आप कह रहे हो कि 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, तो प्रोप्राइटरशिप में तो 100% उसका होता है। वो खुद के अपने नाम से नहीं ले सकता ना। खुद तो 100% में ही आ गया, तो बाकी तो एम्प्लॉय कोई भी होगा वो सब जीरो पे ही है ना। तो मेरी अपने नाम पे कंपनी नहीं ले सकता, एम्प्लॉय के नाम संदीप पे सोनी, लेगा वो। हाँ, यस, मेरी कंपनी संदीप सोनी की एक कंपनी है। ठीक है ना, संदीप सोनी एंटरप्राइज करके मैंने एक मान लो फर्म खोल रखी है, चाहे मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, दुकानदार हूँ, या कुछ भी हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ। तो मेरी तो 100% होगी ना। मेरे अलावा जितने भी बंदे सब 0% पे है। तो मैंने अपनी वाइफ को भी उसके अंदर एम्प्लॉय दिखा लिया, बेटी को भी दिखा लिया, और चार लोगों को दिखा लिया, तो सबको उसके अंदर बेनिफिट दे दिया ना मैंने। हाँ, लेकिन कम से कम ये पॉलिसी अगर आपने आज प्लान की है और आपने उसको दे रहे हो, तो कम मान के चलो कि 6 महीने या साल के बाद ही पॉलिसी करनी है, क्योंकि आपको बुक्स ढंग से सही करनी है जो एलआईसी के अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको उसको प्रॉपर बैंक में सैलरी हर महीने जानी चाहिए। ये नहीं कि 3-4 महीने की इकट्ठी सैलरी डाल दी, वो नहीं चलेगा प्रॉपर, क्योंकि एलआईसी तो स्क्रूटनी करेगी ना कि जेन्युइन केस है या नहीं है। बाकी इसके ऊपर जल्दी ही डिवीजन में, जोन में डिस्कशन के लिए बोला हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि भाई अपने अपने डिवीजन में और जोन के अंदर इसको जो है थोड़ा इजी और किया जाए और इसको प्रमोट किया जाए। सर ये हाँ स्क्रूटनी वाला जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, मैं मतलब अपनी नॉलेज के लिए समझना चाहता हूँ कि जो केसेस हमारे डिवीजन या जोन में जाते हैं,
जिनमें हम लोग आईटीआर वेरीफाई कर देते हैं, भाई एजेंट लेके आया, हमने उस पर टेस्ट कर दिया। तो क्या उन आईटीआर्स की सर ऑथेंटिसिटी क्या एलआईसी के पास चैनल है चेक कि वो करते, इनकम टैक्स यस डिपार्टमेंट से उसको यस चेक यस, करें? बिल्कुल बिल्कुल चेक होते हैं, वो डिपार्टमेंट से नहीं। आपकी अगर ओरिजिनल होगी तो उसके ऊपर एक बार कोड होता है, वहां से चेक हो जाती है। अच्छा। बार ओके। कोड होता है, ध्यान रखना। ये केस ऑलरेडी पकड़े जा चुके हैं कुछ लोगों के, किसी पुराने टाइम में, पुराना टाइम तो नहीं मैं कह रहा, साल 2 साल पहले मेरे पास एक दो केस आए थे, बड़ी मुश्किल से उसको, कि भाई आपका जो इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपने गलती से भी फेक लगा दी और वो पकड़े जाएंगे, इसलिए कोई भी ऐसा वो ना करो। उसके पास ऑप्शन होती है उनके पास इसको देखने की। सर दो तीन और डाउट्स हैं। हाँ, सोनी सर आवाज पूछो आ रही है? पूछो। हाँ आ रही, पूछो पूछो। सर एक तो डाउट ये है कि सपोज आपने बोला कि जैसे पहला केस हमने कंपनी रजिस्टर करा दी दिल्ली, और सर डिवीजन के थ्रू लेवल पे हमने केस पास करा लिया। उसका बाद में अगर बड़ा केस आता है, जोनल लेवल का केस आता है, तो उसकी अंडर राइटिंग ही करेगा बस, या फिर उसमें एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पूरा आगे फॉरवर्ड होता है केस उसका? नहीं नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ उसकी अंडर होगी, इंडिविजुअल अंडर। मतलब उसकी कंपनी वगैरह का हमें कोई डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं नहीं लेना ना? नहीं 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 नहीं, विद इन कोई विद इन जरूरत सेम फाइनेंशियल ईयर आई थिंक। नहीं। सेम, हाँ, विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर। आपको सिर्फ बड़ा केस जो है जोन या जेडो या सीओ लेवल का जो भी होगा वहां जाएगा। अच्छा इवन सर दूसरा। आपका ब्रांच लेवल का है तो ब्रांच में, मैंने कहा ना, ब्रांच लेवल का ब्रांच में पास होगा, डिवीजन है डिवीजन, वो जो लेवल अगला अगला केस आएगा वही वहीं जाएगा। ठीक है। और सर एक बोर्ड रेजोल्यूशन वाला जो आपने बोला, तो प्रोपराइटर जो है, प्रोपराइटर तो बस एक अपने लेटर हेड पे लिख के दे देगा ना? यस यस, वही 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 हम्म, वही, उसी का ही उनकी एक होता बार है। वर्डिंग वगैरह थोड़ा आप शेयर कर दे देना रहे सर। दे रहे, इसके बाद शेयर करेंगे। जैसे परविंदर, जैसे ये, मेनली जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है वो नॉर्मली ये होता है कि किसको ऑथराइज किया जा रहा है डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। ओके। हु विल बी रिप्रेजेंटिंग द कंपनी फॉर हम्म। साइनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो बोर्ड रेजोल्यूशन सिर्फ उसी लिए होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट में हम हर बड़े केस में सीबीआर लगाते हैं, क्रेडिट ब्यूरो रेटिंग। हम्म। ठीक है ना, तो वो अपने हम्म। आप में एक ऑथेंटिकेशन होता है कि भी ये पर्सन जो है, हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, जो हम सीबीआर जनरेट करते हैं। तो जब भी हम्म। बड़ा केस जाता है तो सेंट्रल ऑफिस या जोनल ऑफिस के लेवल पे वो लोग वहाँ पे उसको एक्सेस करते हैं। तो अगर वहाँ से सीबीआर रेटिंग आपकी अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो केस हम्म। ऑन दैट बेसिस अंडर राइटिंग अथॉरिटी रिजेक्ट कर सकती हैं। तो ओके। इसलिए हमें ये सब चीज़ें ध्यान रख के करना है। बड़ा केस जब भी करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट होने चाहिए और हम्म। सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। ये आप मान के चलिए। ठीक ठीक है है। ना। वो आपको रेजोल्यूशन वगैरह सारी कॉपी इसके बाद इसी ग्रुप पे शेयर कर देंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो क्वेश्चनर है वो भी शेयर कर देंगे। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक डायरेक्टर अगर मान लो अपनी कंपनी में किसी के नाम से 1 करोड़ का प्रीमियम आप लाते हो, तो 1 करोड़ पूरे का पूरा उसका बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, तो उसके जो प्रॉफिट है वो 1 लाख, 1 करोड़ कम हो गए। 1 करोड़ कम हो गए तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उतनी अमाउंट पे। लेकिन हाँ, एज ए एम्प्लॉय उसको 1 करोड़ रुपया जो है उसके परक्विजिट में ऐड होगा, जिसके ऊपर उसको 30 लाख रुपया टैक्स देना है। ये ध्यान रखना, बड़े उसके अंदर। लेकिन ये चीजें मैनेज हो जाती हैं सारी। वो कहीं ना कहीं ये चीजें जब उनके सीए होते हैं वो मैनेज करते हैं इन चीजों को। और परगजिट वाला जो ये फॉर्मूला है, ये मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे वैसे बता रहा हूँ। मेरी 3 4 सीए से बात हुई, उनको नॉलेज ही नहीं है कि परगजिट में ऐड होता है, ये भी बता दूं मैं आपको। तो अगर हम बेचते वक्त अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर ले तो इसको, तो ये हर हर सीए को नॉलेज भी नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में होता है, क्योंकि की मैन में नहीं होता था, पार्टनरशिप इंश्योरेंस में नहीं होता था, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में होता था। और जितने भी प्राइवेट कंपनीज वाले इस प्रोडक्ट को, इस कंसेप्ट को बेच रहे हैं, वो इस लाइन को छुपा कर बेचते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट। टोनी जी, फिर फायदा क्या हुआ? एक बात बताओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में एम्प्लॉयर को तो चलो 1 करोड़ का उसकी प्रॉफिट कम हो गया, तो एज एम्प्लॉय उसका वो टैक्स लाइबिलिटी आ गई, तो फिर समझ नहीं आई कहानी। देखो, कहानी क्या होती है कि बड़े जितने भी बिजनेसमैन है ना, उनको कवर चाहिए होता है कि, और चाहते हैं कि कंपनी के अकाउंट से पैसा जाए। तो उनको फर्क नहीं पड़ता टैक्स का इतना ज्यादा। वो कंपनी के इंडिविजुअल अकाउंट से पैसा ना देना नहीं चाहते, वो अपने कंपनी के अकाउंट से पैसा देना में ज्यादा पसंद आता है। और उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ता, वो ना इतनी कैलकुलेशन करते हैं। और जहां तक छोटे दुकानदार या छोटे बिजनेसमैन की बात है, उनके एम्प्लॉयज तो वैसे ही उतने 12.5 लाख के तक तो वैसे ही नहीं आता इनकम, आज नए रूल के हिसाब से। और अगर आपने हम्म, किसी एम्प्लॉय का 50,000 प्रीमियम ऐड कर भी दिया, तो 50 लाख इनकम ऐड हो भी गई तो वो वैसे भी टैक्स फ्री हो जाएगा।
भाई 12.5 लाख तक तो वैसे ही टैक्स फ्री है ना इनकम, अब नए रूल के हिसाब से। तो कितने बड़े आप जाओगे, आप इसमें मासिस की तरफ जाओ तो मासिस में आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ये तो जस्ट एक 1 करोड़ का एक बेनिफिट हमने इसलिए दिखाया था क्योंकि कई जगह मेरे को दिखाना था ये, तो ये उस हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाई थी। अदरवाइज हर कोई कोई 1-1 करोड़ के बड़े प्रीमियम थोड़े ही उठेंगे। मैंने अभी रिसेंटली एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय किया है जिसने 2 डायरेक्टर्स के इंश्योरेंस किया है, जिसमें दोनों डायरेक्टर्स को जो है 20-20 लाख रुपए का प्रीमियम निकाला है हमने। 40 लाख रुपए का प्रीमियम जो है 9 सिंगल प्रीमियम में हमने दिया है, और हम्म। 736 प्लान में दिया है जीवन लाभ में। अब ये अच्छा। देखो कि उनकी उनकी अपनी रिटर्न जो है 1.5-1.5 करोड़ की जा रही है हम्म। जो डायरेक्टर्स की। अगर उनके 1.5 करोड़ के अंदर एक 70 हो भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 20 लाख रुपए, लेकिन उधर 20 लाख का उधर बेनिफिट कंपनी ने डाल दिया, इधर डाल भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये चीजें बड़ी डिस्कशन में आई और खुल के हो गया, ऐसा नहीं है, बड़े केसेस निकल आते हैं। ये तो अदरवाइज आई आप थिंक छोटे जो छोटे। नहीं, जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो कॉर्पोरेट टैक्स है ना वो ज्यादा है इंडिविजुअल इनकम टैक्स के मुकाबले। यस, वहां यस, पे ज्यादा। कंपनी की सेविंग हो रही है। और यस, नॉर्मली ये एक तरीका है कि अपने अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करने का। तो ये संजय जी, यहाँ मैं पर मेरे को आपकी एक बात ये समझ आ रही है कि जो लोग कंपनी के जो एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37(1) में, हाँ, उसमें आई थिंक 42% तक का टैक्स बच जाता है और इसमें इसको 30% ही देना पड़ेगा। यस, तो वो यस, एक समझ लो बिल्कुल, कि अगर 1 करोड़ की हम बात कर रहे हैं तो 42 हम्म। लाख के बदले वो 30 लाख दे रहे हैं, तो 12 लाख रुपए जो है सेव किए जा रहे हैं बेसिकली। ठीक बिल्कुल। ठीक है, ये पॉइंट मतलब हम काउंटर कर सकते हैं ना, ठीक। यस। लेकिन मैं बार बार नीरज ये कहना चाहूंगा कि ये पॉइंट तब ज्यादा हाईलाइट करो जब सामने वाला को ज्यादा नॉलेज हो। हम बिल्कुल जबरदस्ती बिल्कुल। भी कुछ चीजें ना जबरदस्ती अपनी तरफ से बताते हाँ रहे। हाँ, नहीं सर, मैं अपनी नॉलेज के लिए ही पूछ रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। मेरे हाँ, बीच में आ रहा था। ये ठीक ये ठीक है तुरुप सर। का पत्ता लास्ट वाला तब यूज करो तब कि अगर केस फंसने वाली कंडीशन में नजर आ रहा हो कि हाँ भाई ठीक, कुछ थोड़ा सा दिक्कत आने लगे, तब आप इस चीज को जो है हाईलाइट करो। मतलब ठीक है हमने ना। ये प्रपोज करना है कि भैया तुम्हारे को अपना, तुम्हारी जो कंपनी की इनकम प्रॉफिट है कम हो जाएगा जितना भी तुम प्रीमियम दे रहे हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट उस पे चलें। इसके अंदर ठीक है, ये सारा इनकम टैक्स का ही है, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर इन स्लाइड्स में ज्यादा इतनी चीजें नहीं है। और मुझे लगता है कि बड़ा आसान है। हमने इस फील्ड को ना, इस कंसेप्ट को छोड़ के चल रहे थे। हमारा कोई भी मतलब कि मैं तो अगर नॉर्थ जोन की बात करूं, नॉर्थ जोन के अंदर मुझे गिनती के 5 डेवलपमेंट ऑफिसर ढंग के नहीं मिले जो इसको पकड़ के चल रहे हो। मैं बड़ा कहना चाहूंगा। अब लेकिन लगता है कि अगर इसको हम सभी लोगों ने पकड़ लिया ना, तो हम सबकी 9 सिंगल प्रीमियम तो एकदम से डबल ट्रिपल हो जाएंगे, अगर ढंग से हमने इस चीज को जो है कैच कर लिया। सोनी जी, जी, अब मैं एक लेमन लैंग्वेज में थोड़ा सा, एक प्रश्न पूछो है। पूछो। एक सपोज एक स्कूल है। हम्म, अब स्कूल के मान लो बड़ा स्कूल है जिसमें 600 एम्प्लॉयज हैं। हम्म, अब हम कन्विंस कर पाए कि 50 लोगों का हमने जीवन उत्सव प्लान किया, और जिसकी प्रीमियम साल की 1 लाख रुपए, सबकी 98,000 से 1 लाख रुपए आ रही है। हम्म। तो जो पूरा प्रीमियम का चेक, पूरा सभी एम्प्लॉयज के पूरा प्रीमियम का चेक 98,000 या 1 लाख, जो भी पूरा का पूरा एम्प्लॉयर देगा। ठीक है, बिल्कुल वही देगा, पहले वही देगा। मैंने कहा ना, फिर कंडीशनल असाइनमेंट जहां आती है, और कंडीशनल असाइनमेंट के अंदर ये भी एक पॉइंट आता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ठीक है जी हम आपका 1 लाख देंगे, लेकिन इसमें से 20% या 25% आपको बियर करना पड़ेगा। मतलब ये कुछ भी कंडीशन जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में बैठ के बना सकते हैं नहीं कि नहीं, मैं तो हम ठीक। एल आई सी से हम जो प्रीमियम का चेक लेंगे वो एम्प्लॉयर से लेंगे। एम्प्लॉयर चलो, पूरा कंप्लीट चेक लेंगे। यस, अच्छा, अब अगले साल जो उसकी रिन्यूअल प्रीमियम आएगी वो कौन देगा? तब भी वही देगा। वही देगा। अगर उसमें से कोई एम्प्लॉय छोड़ गया है तो वो फिर हमें बता देगा कि भाई इस पे और वो नहीं। अपने सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी से उस प्रीमियम का कुछ हिस्सा ये काटेगा। वो मर्जी है, वो मर्जी है, वो कंडीशनल असाइनमेंट का पार्ट है। वो कंपलसरी नहीं है काटेगा या नहीं काटेगा, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। काटना चाहते हैं काटे, नहीं काटना चाहते। कई बार एम्प्लॉय ऑफेंड भी हो जाते हैं कि भाई मैं क्यों दूं, मैं नहीं कराना चाहता एलआईसी की पॉलिसी, मेरे नाम से क्यों आप करवा रहे हो, आपने करवाना है तो करवा लो।
हाँ, लेकिन ये आमतौर पे इसको मान लेते हैं कि भाई हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं, एक आपका इंश्योरेंस जो है कवर करके चल रहे हैं। ये एक तरह से समझो कि आपने पेंशन स्कीम्स जो ऐसा कि स्कूल का एक आइडिया दे रहे हो, ये सेम स्कूल का आइडिया एक अभी रिसेंटली हमने भी इसको इधर अपना वेस्ट दिल्ली में एक स्कूल है, मेरे एक लेडी एजेंट है, उसके फादर वहाँ मैनेजर हैं, हमने वहां भी ये डिस्कस करने के लिए जो है अभी बात स्टार्ट हुई है। अभी मीटिंग हो नहीं पाई, लेकिन सेम जो मानवेंद्र ने किया सेम ऐसे ही हमने जो है उसके ऊपर बात। आई अब थिंक वहां सर पर इनका एलआईसी से कोई लेना देना नहीं है ना इन सवालों का कि प्रीमियम अगला कौन दे कौन ना दे। ये तो कंपनी और उसके बीच में अपना अंडरस्टैंडिंग है। इसमें एलआईसी हाँ की हाँ, अंडरराइटिंग में शायद कोई फर्क बिल्कुल पड़ने वाला नहीं बिल्कुल, है। ना 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 ना, पहले साल प्रीमियम पे कर दिया, अगले साल वाला जो बात वही है ना, कंपनी पे करेगी तो कंपनी बेनिफिट ले लेगी, कंपनी पे नहीं करेगी तो अगर इंडिविजुअल ने पे कर दिया तो फिर ठीक है, वो एक्सपेंस में नहीं आएगा, सिंपल सी बात। अगर कंपनी कंपनी से एम्प्लॉय एग्जिट हो जाता है तो उसको कोई सूचना देनी है एलआईसी को? नहीं देनी, नहीं देनी, कुछ नहीं करना, वो सीधे अपना प्रीमियम प्रीमियम पे करेगा? बस, क्योंकि 300 नंबर फॉर्म भरा हुआ है ना हमने। अच्छा सोनी जी, आपने एक चीज़ बोली थी अभी शुरू में कि जब ये जो अप्रूवल मिल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो जस्ट सेकंड ईयर का जो प्रीमियम पे करना है उसके लिए हमें दोबारा अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है ना इस नहीं स्कीम नहीं की। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ नया 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 पॉलिसी करोगे। अगर हमें सिर्फ न्यू एम्प्लॉय को ऐड करना है, देन ओनली दैट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यस यस यस, इंट्रोडक्शन और बिल्कुल बिल्कुल, प्रपोजल के लिए है मेरे ख्याल से। यस, न्यू प्रपोजल के लिए है, रिन्यूअल के ठीक। लिए बार बार नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है। एक कंपनी में अगर 5 एम्प्लॉय को लेके अगर हमने एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है, अब उस कंपनी के अनएम्प्लॉयज को उस फाइनेंशियल ईयर में हम पॉलिसी देते हैं तो हमको कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक तो ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ रहे, बिल्कुल सही है। फिर हम उसको सीधे आनंदा से कर सकते हैं एक बार अप्रूव्ड होने के बाद। हाँ, क्योंकि आनंदा के अंदर आपके पास ऑप्शन है अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, आपने एक केस पास करवा लिया उसके बाद सारे बाकी जो है आनंदा के थ्रू आप कर सकते अच्छा, एक हैं। चीज़ बिल्कुल और मैं सही। इसमें थोड़ा सा वो पूछना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए सपोजिंगली आपने एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम अप्रूव कराई है, 6 महीने बाद कोई दूसरा एजेंट जाके क्या उसी स्कीम में ऐड करा सकता है? क्योंकि स्कीम तो कंपनी की तरफ से अप्रूव हो गई। क्या कोई देखो, दूसरा एजेंट उसमें कर सकता है या सिर्फ स्पेसिफिकली जिस एजेंट ने अप्रूव कराई है उसी को ही राइट मिलेगा कि? नहीं, ऐसा ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, देखो मुझे लगता नहीं है नहीं लिखा। है कि भाई दूसरा एजेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर जैसे सकता। हमारा सैलरी सेविंग में होता है कि इंट्रोडक्शन तो सैलरी सेविंग, यस, हाँ, तो सैलरी सेविंग ऐसे ने ही एक साल तक नहीं कोई इंटरफेयर कर सकता विद इन हाँ। 1 ईयर, फर्स्ट ईयर। हम्म। लेकिन इसमें ऐसा कहीं भी कुछ भी लिखा नहीं हुआ, ओके। ऐसा कहीं भी किसी सर्कुलर में मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है इसका कहीं भी ऐसे पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी कंपनी में जब आप जाओगे तो 6 महीने के अंदर अंदर ही उसका पकड़ खत्म हो जाएगी उस एजेंट की। नहीं नहीं, बट इतनी, मैं सिर्फ हाँ एक पर्पस यही था कि वही अगर कोई पूछे हमसे, क्योंकि हाँ, नॉर्मली एजेंट्स के सवाल आएंगे अगर हम जब ये चीज़ आगे उनको बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब लोग चीज़ सोनी पूछेंगे। सर, एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ ज्योति बोलो। सर, जैसे आपने ये बोला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में हम कितने भी एम्प्लॉयज की कर सकते हैं पॉलिसीज। तो सर हम्म जैसे 300 नंबर फॉर्म फिल किया जाएगा, तो एड्रेस तो हम्म, हम जिसका हो रहा है एम्प्लॉय का उसी का डालेंगे। बिल्कुल उसी का डालोगे, यस। तो बॉन्ड्स भी उन्हीं के पास ही जाएंगे। उसमें दो एड्रेस आते हैं ना, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट। अब आप हाँ हाँ अगर हाँ। कंपनी चाहती है कि भाई बॉन्ड मेरे पास आए तो आप एक एड्रेस हम्म। उसमें कंपनी का डाल सकते हो कॉरस्पॉन्डेंस में। ओके। मतलब सर, जैसे बाई चांस अगर वो एम्प्लॉय वो कंपनी छोड़ना चाहता है या छोड़ के चला गया है, तो अगर वो अपनी ये पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहता है तो कर सकता है क्या? मतलब खुद पे देखो करना चाहे तो? ज्योति ज्योति, यहाँ यहाँ हम जब पॉलिसी करने जा रहे हैं तो हम एम्प्लॉय से नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जी हम जी। पहले एम्प्लॉयर को उसके फायदे बताएंगे कि भैया देखो, ये बॉन्ड आप अपने पास रख सकते हो, अच्छे संबंध के चलते अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो आप उसको ये बॉन्ड जाते जाते उसको एक ये पॉलिसी बॉन्ड गिफ्ट भी कर दो, ठीक है ना, कि भाई हाँ ये जी तुम्हारा सर। बॉन्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, ये आगे आगे आप कंटिन्यू करो, आपने इतने साल हमारे हाँ। साथ काम किया, हमने आपका प्रीमियम पे किया। बाकी अगर जी रिश्तों जी में जी। खटास आ जाए तो वो डिपेंड करेगा, वो आपके ऊपर है, आप कैसे चलाना चाहते हैं फ्यूचर में। हाँ, बिकॉज सर से वो लैप्सेशन तो फिर एजेंट के उस पे काउंट हो जाएगा ना फिर, अगर लैप्सेशन पॉलिसी तो नहीं अगर साल चलती है तो, तो। देखो एक साल के अंदर अंदर अगर वो हो रहा तो अलग बात है, पर बड़े केसेस में चांसेस कम होते हैं लैप्सेशन तो किसी भी केस में हो सकती है, तो लैप्सेशन वाला तो पार्ट तो अब इतनी जल्दी नहीं।
लेकिन जहां पर ये बेनिफिट मिलता है वहां पर रिटेन होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा सोनी जी, एम्प्लॉय जैसे भी अभी इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाता। अभी हमारा जैसे 1 साल के बाद सरेंडर अलाउ हो गया है, तो क्या अभी भी हमारे जो क्लब मेंबरशिप्स हैं उसके लिए अभी भी जो लैप्सेशन, जो 1 साल में पॉलिसी लैप्स हो रही है, या जो पॉलिसी मान लीजिए 1 साल के बाद कोई सरेंडर कर देता है, क्योंकि आज सरेंडर वैल्यू अब 1 साल के बाद आ गई है, तो क्लब मेंबरशिप में भी क्या उसमें इम्पैक्ट आ रहा है क्या उसकी वजह से? ये अभी सर्कुलर आने वाला है सेंट्रल ऑफिस से, इसके ऊपर ओके। डिस्कशन हुई थी हमारी पिछले दिनों। ओके। हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं, शायद जल्दी ही आ जाए, क्योंकि ओके। 1 अक्टूबर के बाद ही आया है 1 साल का, तो उसके बाद हम्म। जो है चीजें अभी आने वाली है इसके अंदर। तो अभी ठीक है। जब तक आ नहीं जाती तो अभी पुराने वाले रूल ही एप्लीकेबल होंगे, हम्म। रिटर्न में जब तक नहीं कोई आता। क्योंकि जो ज्योति ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने उसी के कंटिन्यूएशन में ये चीज पूछी है बिल्कुल सर बिल्कुल। कि एक जो सर जैसे क्या नाम है, जो टैक्स का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली टैक्स तो एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं, एम्प्लॉय के ऊपर आ रहा है। और हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम बेसिकली एम्प्लॉयर से। तो हम जो डिस्क्लोज करें वो भी एम्प्लॉयर को कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर अपनी पॉलिसी ना लेके अगर स्टाफ की पॉलिसी लेता है, तो बेसिकली स्टाफ को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमारे को इतना ज्यादा डिफिकल्टी आनी नहीं देखो चाहिए ना फिर उसमें। परविंदर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं हम्म। आनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि 12.5 लाख तक तो आपका वैसे ही है। कितने लोग हैं कि ये आप दो तरह के सिनेरियो की बात करो, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जहाँ 20 लाख 25 लाख 30 लाख के पैकेज वाले लोग काम कर रहे हैं, ठीक है हम्म। ना। वहां पर शायद ये चीजें जो है इतनी आसानी से आपको एंट्री ना मिले, जब हम्म। 100 प्योर कॉर्पोरेट वहां पे है, क्योंकि वहां हम्म। को लंबे डिसीजन होंगे, सारे डायरेक्टर्स बैठेंगे, उनको अच्छा लगेगा कंसेप्ट। लेकिन मासिस के अंदर जब हमने काम करना है, तो हम्म। मासिस के अंदर काम करने के लिए आपके पास एक आदमी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो 15-20 हजार और 25 हजार रुपये महीना तनख्वाह देगा, ज्यादा ज्यादा 50 हजार रुपये महीना तनख्वाह दे देगा, तो भी 6 लाख रुपए साल बनेगी। अगर छह हम्म। लाख रुपए साल की सैलरी बन रही है और ऊपर से 50 हजार रुपये प्रीमियम ले लिया या लाख रुपए प्रीमियम ले भी लिया, तो सात हम्म। लाख आ जाएगा, तो कहाँ से टैक्स देना उसको, नहीं तो पॉइंट अच्छा यही है कंसेप्ट ना कहाँ से। सर, कि अगर परविंदर, उसमें हाँ। इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, जो परक्विजिट वैल्यू पे जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो एम्प्लॉयर की बनती है, एम्प्लॉय की नहीं बनती है। ये अगर आप अपना भी फॉर्म 16 उठा के देखोगे, तो जो हमारे हम्म। को ये मील कूपन वगैरह के जो परक्विजिट वगैरह एलआईसी देती है, उसका हम्म। परक्विजिट के ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी है, उसका टैक्स भी एलआईसी पे कर रही होती है, वो आपके उसमें ऐड होके आता है कि पेड बाय द एम्प्लॉयर। हम्म। तो ये नहीं चीज बट मैं तो अभी मैं एक तो वही बात कर क्लैरिफिकेशन रहा मैंने था। अभी गूगल से निकाली है, वो भी मैं अभी शेयर कर दूंगा परक्विजिट वैल्यू के ऊपर। नहीं सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। हाँ। पर बिल्कुल किसी के सही है अंदर सर, ये इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। एलआईसी ही पे करती है हाँ, हमारे पर पे। तो यस यस यस, परक्विजिट बिल्कुल वैल्यू एलआईसी जो पे भी, करेगी, अगर एलआईसी हम वो पे करेगी, बात कर और रहे हैं ऐसी कि वो, एम्प्लॉयर। तो अगर वो एम्प्लॉय के नाम पे परक्विजिट आ रहा है, तो दैट परक्विजिट टैक्स इज आल्सो बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर। हम्म। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो लेकिन अगर टैक्स वहां पे जो बनेगा है, ही नहीं तो क्यों देना। मैं वही हाँ, कह रहा हूँ ना, अगर टैक्स बनेगा ही नहीं तो फिर तो जीरो टैक्स हो गया ना। हाँ, परपोजिट मतलब ऐड होने के एम्प्लॉय बावजूद भी टैक्स एम्प्लॉय नहीं के बन रहा। हेड पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही है, हम्म। जो चले, किसी प्रीमियम का पे कोई और किया जा रहा क्वेश्चन है। इसमें हो तो एक एक साथ साथ छोटा सा पूछे। छोटा, हाँ समय हो गया सर, बस एक छोटा सा मेरा क्लैरिफिकेशन है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में एक को किस एम्प्लॉय का हम बीमा कर सकते हैं? एम्प्लॉय होने के लिए क्या शर्त है? जो उसके ऑन पेपर्स ऑन रोल उसके अंदर है, जिसको उसका आप कुछ पक्के में पीएफ सैलरी वगैरह दोगे। कटने की आवश्यकता है कि उसका पीएफ कट रहा हो या नहीं कट रहा हो, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का एम्प्लॉय है। कई बार बड़ी कंपनी होगी तो पीएफ कटेगा ना, अगर कंपनी ही छोटी है, मैं जैसे बात कर रहे हैं कि भाई एक छोटी कंपनी जिसमें 8-10 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें पीएफ के लिए एलिजिबल ही नहीं है कटना, हम्म। 10 एम्प्लॉय पे पीएफ लागू नहीं होता, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि पीएफ का कंडीशन आपके इम्पोज हो। जिस पे जो बड़ी कंपनीज है वहां जहां पर है वहां पर एलआईसी मांग भी सकती है कि ठीक है जी पूरा सैलरी स्लिप दो, जहाँ सैलरी स्लिप प्रिंट हो रही है, लेकिन हर जगह कई जगह छोटी दुकानदार है वो सैलरी स्लिप कहाँ प्रिंट करते हैं। हाँ, सैलरी पक्के में जानी चाहिए अकाउंट में, कैश में सैलरी देगा उसका प्रूफ नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एम्प्लॉय की सैलरी उसका बैंक स्टेटमेंट जरूर मांगी जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, बैंक स्टेटमेंट मांगी जाएगी, जो लोग कैश के अंदर सैलरियां दे देते हैं वहां पर ये चीजें नहीं आएंगी। तो ये आपका जो एक बेनिफिट लास्ट हमने बनाया हुआ है, एंट्री टू बिग मीडियम एंड स्मॉल फॉर्म, और इंश्योरेंस कैसे बेनिफिट देना है, ये सारी चीजें हैं।
और खासकर जो आपके कुछ एजेंट अगर आप तैयार करते हो, मैं कहता हूँ पहले फेज के अंदर हर डेवलपमेंट ऑफिसर दो दो तीन तीन जो है इसके अंदर अपने एजेंट्स को पहले तैयार करे। और अभी अगर सबकी यूनिट मीटिंग भी आनी है, एक बार कंसेप्ट में मासिस को सबको पूरे यूनिट मीटिंग में जरूर एक बार बताए, फिर पिक एंड चूज कर लो। एक छोटा सा जो है अपना सब्जेक्ट अपने यूनिट मीटिंग में जरूर इस बार इसको ऐड करो, ताकि लोगों को सर सबको एक पता क्वेश्चन चले। और है। सर एक क्वेश्चन और है। जी। इससे जैसे हम मंथली अगर एम्प्लॉयर अपने अकाउंट से वो डिडक्ट कराना चाहेगा करंट हम्म, अकाउंट से, तो सर वो हम्म, मंथली मोड में जो हम अभी जो स्टार्ट हुआ है वैलिडेट करना पहले, मतलब हम्म। प्रपोजल के बाद से जो है, तो फिर तो सर वो इंडिविजुअली करना पड़ेगा हमारे को, है ना, हर पर्सन का, हर एम्प्लॉय का। हाँ हाँ, करना तो सबका पड़ेगा। यस यस यस। हाँ वैसे भी जो अलग अलग। हाँ वो आएगा वो उसी तरीके से ही आएगा। ठीक है बाकी हाँ। अगर क्वार्टरली हाफ ईयरली आता है तो आप एक सिंगल चेक से कर सकते जी जी। हो। और अभी एक हाँ अमित प्राशन ने एक चैट में डाला है कि मिनिमम सैलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने बार बार बोला कि कैश में सैलरी नहीं होनी चाहिए, सैलरी बैंक में जानी चाहिए। और उसका जो सम एश्योर्ड तय होगा वो उसकी इनकम के बेस पे तय होगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो है 10,000 या 15,000 रुपये सैलरी ले रहा है और हम उसको जो है 5 करोड़ का इंश्योरेंस दे दें। वो तय नहीं होगा कि कंपनी कहे जी मैं इसका 5 करोड़ का पॉलिसी प्रीमियम तो मैं पे कर रहा हूँ, भले ही उसकी 10,000 रुपये सैलरी है, ऐसा नहीं है। उसकी जो सम एश्योर्ड भी तय होगा वो उसकी इंडिविजुअल की सैलरी को बेस ही माना जाएगा कि उसकी जो कितनी सैलरी है। अच्छा हाँ। सोनी जी, इसमें कंपनी की टर्नओवर का भी कुछ इम्पैक्ट आता है क्या? नहीं, कितने इवन टर्नओवर वाली कंपनी अगर कंपनी? लॉसेज में भी हो तो भी आप दे सकते हो। अच्छा, तो नॉर्मली तो जैसे हम सेक्शन 37(1) क्योंकि एक्सपेंसेस शो करना है, तो अगर कोई कंपनी लॉसेज में है तो फिर वो कैसे इसको टैक्स वो तो ट्रीटमेंट उसके में इसका एक्सपेंसेस है ना, बेनिफिट? एक्सपेंसेस तो तब भी रहेंगे। लॉसेज के होने के बावजूद भी कंपनी तो एक्सपेंस क्या सैलरी नहीं बांट रही। नहीं नहीं, वो अगर तो बांट रही है, बट मतलब क्या एलआईसी उस केस में ट्रीट करती है, वो यस ट्रीट देती है करती क्या? है। यस, ये डिस्कशन में मेरे आया था, ये देती है। देती है। देती है यस। ओके। हाँ, शायद मैंने एक अपनी मैंने सर स्लाइड में, एक मुझे केस ध्यान नहीं। कराया हुआ है मैं जिसमें हम्म, लगभग 1 करोड़ के ऊपर का सम एश्योर्ड था, और वो इंडिविजुअल जो था बिजनेस पर्सन, वो लॉसेस में था। उसका भी केस सेंट्रल ऑफिस से पास हुआ था। बाकी वो ओके। यस यस। डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं, हो जाते हैं। हाँ, हो जाता है। मैंने अपनी स्लाइड के अंदर कहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस पर्टिकुलर, या निकल गया है या आगे आने वाली किसी स्लाइड में होगा, मैंने ये लाइन लिखी भी हुई है इसके अंदर। नीरज भाई नीरज आपने आपने किस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में करवाया जो 1 करोड़ का कह रहे हो? नहीं नहीं, वो इंडिविजुअल केस था मेरा। अच्छा। और वो बिजनेस पर्सन था, लॉसेस में था। तो कस्टमर ने काफी हेल्प करी, उसने पूरी एक लेटर ड्राफ्ट करी, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए अपने। उसने एक्चुअली क्या है, वो दुबई से शिफ्ट हुआ था इंडिया में, तो बिजनेस सेटअप किया था, तो 1-2 साल लॉसेज में ही रहता है वो। उसकी कैपिटल ज्यादा लग गई थी और अभी प्रॉफिट आना शुरू नहीं हुआ था। इनफैक्ट लॉसेज हो रहे थे, तो इस केस में मेरा केस पास हुआ था, ओवर में हुआ था पास। चलो फिर। सोनी जी, मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कंपनी कितनी पुरानी होनी चाहिए? कंपनी देखो वही है कि 3 साल की अगर हम स्टैंडिंग तो लेंगे ना, क्योंकि एलआईसी के रूल के हिसाब से उसमें क्लियर लिखा है कि 3 साल की आपको बैलेंस शीट देनी है। अच्छा, अभी मिनिमम कहीं तो 3 इयर्स आ हाँ, गया मतलब। बाकी इसके अलावा कहीं 2 साल वाली है तो मुझे लगता है कि वो एज स्पेशल केस आप भेजो। वो तो जी जी। आजकल एलआईसी में कोई भी चीज जो है ना, वो कागजों के बेस पे नहीं है, मेरिट बेस पे देखी जाती है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि मैंने तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर कुछ ऐसे केसेस भी कराए, जैसे कि अभी नीरज ने बताया कि भाई लॉसेज में था, एलआईसी ने फिर भी एक्सेप्ट किया। तो मेरिट ओके बेस पे एलआईसी कर रही है। अभी मैं ओके। बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको रिसेंटली 31 दिसंबर का दूंगा कि एक मेरा केस था, जबकि उसके अंदर कुछ बड़ी चीज नहीं थी। 50 लाख का टर्म पॉलिसी थी और क्लाइंट ने 25,000 रुपए का सिंगल प्रीमियम, जिसमें कि सिंगल प्रीमियम का मतलब समझते हो कि 500 रुपए एजेंट को कमीशन मिलनी है 25,000 के अंदर। हम्म। और 22 साल का लड़का। और जब मेरी डिस्कशन हुई, पता चला जी कुछ मेडिकली बड़ी माइनर सी कोई चीज है, जिसके चलते जेडएमआर ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया और वो केस जो है डिक्लाइन वाली सिचुएशन में चला गया। मेरी हम्म। डिस्कशन हुई अपना अंडर राइटर से कि भाई इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, 22 साल का लड़का है, और ये जो आप जिस डिजीज की बात कर रहे हो ये ऐसी कोई डेथ थ्रेटनिंग ऐसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि वो क्लाइंट का मेरे पास फोन आया कि सर हमें करवाना बड़ा अर्जेंट है, क्योंकि हमें एजुकेशन लोन के लिए इसको सिक्योरिटी में स्टेट बैंक में देना है। और स्टेट बैंक वाले कह रहे हैं अगर आप नहीं करा हमें रसीद दोगे तो हम खुद कर देंगे, और जबकि उनका प्रीमियम 3 गुना आ रहा है सेम पॉलिसी का। तो मेरी जब डिस्कशन हुई इस केस को
उससे बचाया गया। और एक दो रिक्वायरमेंट लगी, रिक्वायरमेंट लगने के बाद लास्ट 31st को, ये 31st को तो नहीं आई, शायद 2 तारीख को, 2 जनवरी को विदाउट एनी एक्स्ट्रा केस पास हो गया। तो एलआईसी देखती है, मैं ये कहता हूँ, कई बार हम डरते हैं कि भाई एलआईसी ने रिक्वायरमेंट मांग ली, वो ठीक है, जेडएमआर का ओपिनियन एक था, लेकिन उसी ओपिनियन को हमने जब अपना दूसरे तरीके से डॉक्टर से लिखवाया, बातचीत की और डिस्कशन में लेके आए, वो केस हो गया। प्रीमियम कोई बड़ा नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एलआईसी के एक स्टेज पे जब लगा कि एलआईसी देखो ऐसी चीजों को पॉजिटिव वे में लेती है। बिजनेस आज की डेट में कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं कहूँगा, चाहे वो हम हो, चाहे हमारा एजेंट हो, चाहे हमारे एलआईसी के कोई भी ऑफिसर हो, बिजनेस तो आज कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा सोनी जी, एक बार रीकैप के लिए एक बार बता दो कि जो कंपनी है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोई हम केस कर रहे हैं, छोटी चाहे पब्लिक हम्म। लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट बन रही हैं कुछ जैसे? नहीं है, सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, मैंने बताया 2 ही फॉर्म लगने हैं। बोर्ड हम्म। रेजोल्यूशन, बोर्ड हम्म। रेजोल्यूशन बोलो या रेजोल्यूशन बोलो, प्लस हम्म। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, और 3 साल की बैलेंस शीट की कॉपीज। ये प्रॉफिट एंड कंपनी की लॉस तरफ से वगैरह सब देना है ना, पी एंड सब एल, देना है। प्रॉफिट लॉस यस और शेयर यस, होल्डिंग कंप्लीट पैटर्न कंप्लीट, वगैरह, सारा कुछ देना है, सारा कुछ देना पड़ेगा। वो सारा देना होगा। हाँ। ठीक। सोनी जी, एक चीज और, जैसे कोई ये फर्म थी अपनी प्रोप्राइटरशिप, लेकिन अब उसने उसको प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है, हम्म। तो क्या रहेगा? जैसे अभी मेरा एक सीए एजेंट है, उसके साथ मैं अभी 2 महीने पहले डिस्कशन कर रहा था इसी मामले में। तो वो पहले ना प्राइवेट लिमिट, उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, अब उन्होंने उसको किया है प्राइवेट लिमिटेड। तो करीबन 1 साल हुआ है उनको, उस केस में कुछ हो सकता है? आप कॉन्टिन्यूशन में लगा दो ना, 1 साल की बैलेंस शीट लगाओ और बाकी पुराना उसका पार्टनरशिप वाला लगा दो। उसमें मैं हाँ। वही कह रहा हूँ कि एलआईसी मानेगी, आप तो उसको कॉन्टिन्यूशन में लेटर लगा दो, जो आप मुंह से बोल रहे हो वही आप रिटर्न में दे दो कि भाई इससे पहले ओके। ये प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, अब ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई है, और ये कॉन्टिन्यूशन में आ रही है। प्राइवेट लिमिटेड बनने के बाद नेचुरली कि उसमें कंपनी में 2-3 डायरेक्टर्स आए होंगे, जी जी। पैटर्न चेंज हुआ होगा, तो वो सारा कुछ हो जाता है। ओके ओके। हाँ। नवीन, इसमें इवन जो है ना, सेंट्रल ऑफिस जो है, जो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जैसे 70% से ऊपर की इक्विटी नहीं होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के पास, जी जी। इवन सेंट्रल ऑफिस अप टू नाइन्टी मैं परसेंट तक बताना भूल एक्सेप्ट गया। कर लेता है। 90% तक एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक यस, है ना, तो वो वो केस सेंट्रल ऑफिस हमारा के पास सेंट्रल पावर है। ऑफिस जाता है, वो तो उनकी इसीलिए मैंने कहा ना कि आप टेंशन हाँ। मत लो, केस करो, किसी ना किसी तरीके से वो केस निकलते हैं, बस हमें करने वाला चाहिए, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बाकी चीजें तो हो जाती हैं। अच्छा साथियों, अब हमारा जो समय है क्रॉस हो गया है, 12:15, 12:05 हो गया। बहुत सारी चीजें सोनी जी ने बताई और काफी क्लैरिटी आई है। कुछ जो प्रश्न है, जब हम फील्ड में जाएंगे, एजेंट्स के साथ जाएंगे और फिर एक दूसरे से बात करेंगे, वहां पे क्लैरिटी आएगी। और यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे हमको चेन चेन का एक बिजनेस मिल सकता है। अगर एक एक कनेक्शन अगर हमारा हुआ, तो उस कनेक्शन से हमारे पास बहुत सारे बिजनेस आ सकते हैं। आज के समय में इसकी काफी जरूरत है। और एक बार मैं फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ, गिलानी जी और सोनी जी। आप गिलानी जी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप में एक तो पीपीटी आप प्लीज शेयर करिएगा। और आप ये जो सोनी जी, जो आप रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है, जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन या जो भी ये एब्सोल्यूट असाइनमेंट के ये फॉर्म आप शेयर कर दीजिएगा। और इस प्रश्न, इस टॉपिक पे और भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग लिख दीजिएगा ग्रुप ग्रुप में, और उस पर हम लोग धीरे धीरे जो भी संभव आंसर होंगे, ये सोनी जी इसको देंगे। ठीक है, और थैंक यू कोई भी मानंद जी। व्यक्ति अपना कोई पॉइंट रखना चाहता है, अगर 2 मिनट में है तो रखे, नहीं तो फिर इस मीटिंग को या कोई नया टॉपिक किसी को नेक्स्ट उसमें चाहिए, तो हम उसके ऊपर, और किसी के पास भी पकड़ है तो वो भी अपना बताएगी, मेरा ये स्ट्रॉन्ग फोटे है। इसमें सर एक पूछना चाहूंगा, मान लो अगर हम जीवन उत्सव दे देते हैं 5 साल की पीपीटी वाली, तो उसमें जो 11वें साल से उसका आ रहा है, वो सारे बेनिफिट्स टैक्स फ्री रहेंगे ना? अगर जो कंडीशन 5 लाख वाली है वो वाइड होगी, तो वो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर उससे कम है तो वो टैक्स फ्री रहेंगे ना? बिल्कुल, वो जो इंडिविजुअल के ऊपर टैक्सेबल वाला कंडीशन है वो एप्लीकेबल होगी, जो 1010D वाली कंडीशन है, वो टेन जी टेन डी जी। वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल होंगी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ सोनी जी, एक चीज मुझे भी पूछनी है। आ, जी। आपने कहा कि 300 नंबर फॉर्म लगेगा,
और जी। 300 नंबर के साथ हम कंडीशनल असाइनमेंट लगा सकते हैं। हम्म। तो कंडीशनल असाइनमेंट साइन कौन करेगा? क्योंकि 300 नंबर पे तो लाइफ एश्योर्ड के साइन है और असाइनमेंट लगा रहा है एम्प्लॉयर। नहीं नहीं, तो दोनों लगेंगे ना, कंडीशन असाइनमेंट के ऊपर साइन होंगे ना। आपने जो रेजोल्यूशन दिया है उस पे आपने ऑथराइज सिग्नेटरी डाला है ना। अच्छा कंडीशनल अच्छा असाइनमेंट का तो फॉर्म ही अलग है ना, उस फॉर्म पे साइन होगा ना। उस फॉर्म पे साइन होगा। कंडीशनल असाइनमेंट पे ऊपर आपने बस उसके अंदर आपने अपने पॉइंट जो एम्प्लॉयर को अच्छे लगते हैं, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों बैठ के कि भाई ठीक है जी, ये मैं ये शर्तें तेरे पे लगा रहा हूँ। साइड कंडीशनल असाइनमेंट का मतलब क्या है कि भाई मैं ये शर्तें तेरे पे थोप रहा हूँ भैया, तेरे को मैं पॉलिसी लेके दे रहा हूँ, तूने मेरे साथ इतने साल काम करना है, बीच में अगर छोड़ गया तो सरेंडर वैल्यू मेरी, इसके ठीक है सर, आगे तूने काम किया तो सब माल तेरा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है सर। हैप्पी संडे, एंजॉय संडे। थैंक यू सर, थैंक ठीक है, यू। थैंक यू ओके अगेन, ओके थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू जनाब, वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच।